हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 11वीं कक्षा के होनहार विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमेशा की तरह मैं बिल्कुल ये आशा भी करती हूं कि आप सभी जहां भी होंगे वहां स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्वों को बखूबी निभा रहे होंगे। बिल्कुल यही मनुष्य जीवन है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को बोझ कदापि नहीं समझना है, खुश होकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है और ईश्वर को धन्यवाद देना है कि उसने हमें जिम्मेदारी उठाने के लायक बनाया। तो आइए पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 कक्षा 11वीं बिहार बोर्ड काव्य खंड का पाठ 8 हम कर चुके हैं और पाठ 9 गालिब जो कि त्रिलोचन द्वारा लिखी गई कविता, उसके करने वाले हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको पता ही है कि प्रत्येक परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या वस्तुनिष्ठ प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसके लिए आपको रहना होगा तैयार, रहना होगा चौकन्ना, क्योंकि प्रश्न रहेगा एक, विकल्प होंगे चार विकल्पों में से चुनना है आपको एक। यदि सही है तो आपको पूरा 1 नंबर मिलता है और यदि कहीं भी किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई तो पूरा 1 नंबर चला जाता है। तो तैयार हैं आप? चलिए, पहला प्रश्न, गालिब कविता के कवि हैं कौन? गालिब कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, त्रिलोचन या मीरा। यदि आपको लगता है कि पहले का उत्तर ए, बी, सी या डी है तो आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना लिख सकते हैं, फर्स्ट ए या बी या सी या डी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पूरा लिखना होगा कि गालिब कविता के कवि का नाम त्रिलोचन है। आप जस्ट लिख सकते हैं ए, बी, सी और डी। क्या है बताइए? गालिब कविता किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त ने, दिनकर जी ने, त्रिलोचन जी ने या फिर मीराबाई ने? त्रिलोचन जी ने। तो पहले का आंसर क्या हुआ? डी, बहुत सही। पहले का उत्तर है त्रिलोचन। ओ सी बच्चे, सी पर लिखा है ना त्रिलोचन, तो सी है पहले का उत्तर। ठीक है, सी सही जवाब। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जो हमारा है वो तो बिल्कुल कवि और कविता का नाम है, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे कैसे इजी टू टफ की ओर चले जाते हैं हमारे प्रश्न। पहला प्रश्न का उत्तर आप सभी ने दिया होगा, मुझे पता है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए, त्रिलोचन का जन्म कब हुआ था? कवि त्रिलोचन का जन्म कब हुआ था? पहला 1971, दूसरा 1885, तीसरा 1889, चौथा 1910। बात हो रही है कवि त्रिलोचन के जन्म की, जिन्होंने गालिब कविता लिखी है, जिसमें उन्होंने मशहूर शायर गालिब के जीवन से संबंधित, जीवन से जुड़ी बातों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ यह भी बताया है कि अक्सर हम लोगों को क्या लगता है कि गालिब उर्दू भाषा भाषी थे, धर्म इस्लाम था, हमसे अलग थे। लेकिन यहां कवि त्रिलोचन जी ने स्पष्ट किया है कि गालिब हमसे अलग नहीं बल्कि हम में से ही एक थे। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने यही बताया। अब हमें बताना है कवि त्रिलोचन जी के बारे में कि जन्म कब हुआ, ए, बी, सी या डी? 1971, 1885, 1889 या 1910? कब है? क्या आपको लगता है कि पहला विकल्प ही सही जवाब है? यदि आपको लगता है कि पहला सही है और आपने भी कमेंट सेक्शन में ए ही चुना है, तो रियल में वास्तव में मैं आपकी प्रशंसा करते हुए आपका करतल ध्वनि से बहुत बहुत शुभकामना देती हूं और आपका धन्यवाद भी। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न, पहले हमने देखा कि गालिब कविता के कवि कौन थे, ठीक है, हमने कह दिया त्रिलोचन। फिर प्रश्न आया
कि त्रिलोचन जी का जन्म कब हुआ। जन्म हुआ उनका 1917। अब आ गया कि त्रिलोचन जी का जन्म स्थान कौन सा है। 1917 में त्रिलोचन जी का जन्म कहाँ हुआ, कौन से स्थान में? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, कहाँ? देखो कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? उत्तर प्रदेश। वेरी गुड, बहुत 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 बढ़िया। ठीक है, यहां पर आप ये भी लिख लीजिए कि उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी और बिहार में जन्मे प्रसिद्ध कवि, लेखक, हिंदी के साहित्यकार, इन्होंने हिंदी साहित्य में धूम मचा दी, जहां के आप रहने वाले हैं। ठीक है, तो हमें आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं और हमें विश्वास है बेटा कि आप सभी बहुत अच्छा पढ़ लिख कर समाज का एक ऐसा हिस्सा बनेंगे, अहम हिस्सा बनेंगे, एक सुसभ्य नागरिक बनेंगे जो हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। अगला है, कवि का मूल नाम था, क्या था बताइए? त्रिलोचन। ठीक है, कवि गालिब पर आधारित जो कविता लिखी गई है उसके कवि हैं त्रिलोचन। ठीक है, यहां हमने लिख दिया त्रिलोचन। अब जन्म उनका हुआ 1917 में। कहां पर हुआ? उत्तर प्रदेश में। अब आ गया प्रश्न कि उनका मूल नाम क्या था। उनका मूल नाम, उनके माता पिता द्वारा रखा गया नाम क्या था? क्योंकि त्रिलोचन तो उनका साहित्यिक नाम है। हाँ, साहित्यिक नाम है। मूल नाम क्या था? अब यहां लिखा है जगदेव सिंह, वासुदेव सिंह, नटवर सिंह या उपरोक्त सभी। त्रिलोचन जी का मूल नाम है वासुदेव सिंह, तो इसका उत्तर हुआ बी। और यहां पर आप लिख लीजिए वासुदेव सिंह। ठीक है, वासुदेव सिंह। तो हमारे 4 प्रश्न हो गए हैं पूरे और आपने सही जवाब दिए हैं, तो 4 नंबर भी हुए आपके। 5वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 पड़ावों में से हमने पहला पड़ाव पूरा कर लिया, क्योंकि प्रश्न होंगे 15। यदि हम 5 कर लेंगे तो मतलब हमने पहला पड़ाव पूरा कर लिया। चलिए बेटा, तो हम चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। त्रिलोचन की कृतियां हैं। पहला दिगंत, दूसरा शब्द, तीसरा मूल नाम एक है, चौथा अमोला। त्रिलोचन की कृति दिगंत। ठीक है, ए तो यहां पर आ गया दिगंत, जो आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है, त्रिलोचन की ही रचना है। पहला पड़ाव पूरा हुआ। हमने सबसे पहले बताया कि गालिब कविता के रचनाकार त्रिलोचन है। फिर हमने देखा कि त्रिलोचन जी का जन्म 1917 में हुआ। फिर हमने देखा कि कहाँ, उत्तर प्रदेश में हुआ। मूल नाम आपका वासुदेव है और रचना आपकी दिगंत है। इतना हमने जान लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, जो कि रहेगा हमारा 6वां प्रश्न। आओ देखें। त्रिलोचन की गद्य रचनाएं हैं। आपको यह तो पता है कि कवि त्रिलोचन सिर्फ कविताएं नहीं लिखते हैं, गद्य भी लिखे हैं, गद्य रचनाएं भी की हैं। पहला है देशकाल, दूसरा है रोज नामचा, तीसरा काव्य और अर्थबोध, तीसरा मुक्ति बोध की कविताएं। तो अब आपको यह बताना है कि त्रिलोचन की गद्य रचनाएं कौन सी हैं। देशकाल, रोज नामचा, काव्य और अर्थबोध या मुक्ति बोध की कविताएं। याद करिए, जब हमने कवि परिचय पढ़ा था, पहला वाला वीडियो, जिसमें कविता गालिब का पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ था, व्याख्या हुई थी, साथ ही साथ कवि परिचय भी था, स्पष्ट रूप से लिखा था कि त्रिलोचन की गद्य रचनाएं हैं। किसी को याद है? याद है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए
और बताइए, देश काल, रोज नामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं। तो सही जवाब है आपका काव्य और अर्थबोध, गद्य रचनाएं, गद्य रचनाएं। ठीक है, चलो आगे हम चलते हैं। त्रिलोचन की रचना, त्रिलोचन की रचना है कौन सी है? यूं तो त्रिलोचन की बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनके बारे में हमने देखा, सुना और पढ़ा। अब आपको यह बताना है कि त्रिलोचन की रचना इनमें से कौन सी है। कई रचनाएं हैं, लेकिन ये जो यहां पर लिखी हैं उनमें से कौन सी रचना त्रिलोचन जी की है? पहला काव्य, दूसरा सोनेट, तीसरा गद्य लेखन, चौथा कहानी संग्रह। त्रिलोचन की रचना काव्य, सोनेट, गद्य लेखन या कहानी संग्रह। एक शब्द आया था सोनेट, ठीक है, और इसी से ली गई है गालिब कविता। तो त्रिलोचन जी की जो रचना है वो सोनेट है। इसको ध्यान रखना आप, जब कभी भी पूछा जाएगा त्रिलोचन की रचनाओं के बारे में तो आपको सही जवाब चुनना होगा सोनेट। ठीक है बेटा, त्रिलोचन है, हाँ त्रिलोचन है, लेकिन क्या लेखक, कहानीकार, कवि या फकीर? त्रिलोचन जी क्या हैं? लेखक, कहानीकार, कवि या फकीर? बताइए क्या है त्रिलोचन? लेखक, कहानीकार, कवि या फकीर? किसी ने कुछ कहा, मैंने कुछ सुना, तो जल्दी से लिख लो भाई। क्या आपने कहा कि कवि हैं वो? बिल्कुल सही जवाब। बेटा एक और बात सुनो कि उन्होंने जब गालिब कविता हमारे समक्ष रखी, ठीक है, गालिब कविता लिखी है और इसमें उन्होंने उर्दू शब्दावली, उर्दू शब्दावली के साथ साथ उनके धर्म की चर्चा भी की थी। क्या कहा था उन्होंने? कि गालिब अपने से हैं, अपनों में से एक हैं, उनकी भाषा, उनका धर्म कुछ भी अलग नहीं है। जैसे हिंदी में कविताएं लिखते हैं, कवियों की जब एक साथ बुलाकर एक मंचन किया जाता है, कवि मंचन, या जिसको काव्य गोष्ठी कहते हैं। काव्य गोष्ठी सुना होगा ना, कवि सम्मेलन कहते हैं। उर्दू मुशायरा सुना होगा आपने, मुशायरा। तो जहां उर्दू के जो शायर रहते हैं, शायर शब्द जब भी आएगा ना, सबसे पहले गालिब का नाम आएगा, मशहूर शायर। वो गीत सुना होगा ना आपने, मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुमको शायरी आ गई। कहावतें क्या खूब लिखती हो, क्या खूब कहती हो, सच में ऐसा लगता है कि बस सुनते ही जाओ। ये जो शब्दावली है, ये जो रचना है, यदि हम दिल से, विचार से और वातावरण का आनंद लेकर उसमें रस घोलकर जब दिल से जो आवाज उठती है उसको शब्द रूप देना ही कविता या शायरी कहलाती है। ऐसा कुछ नहीं है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि शायरी में उर्दू अरबी शब्दों का ही इस्तेमाल किया जाता है और कविताओं में अधिकतर हम देखते हैं हिंदी, संस्कृत या खड़ी बोली, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। हाँ बिल्कुल, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हिंदी में भी तो उर्दू के शब्द होते हैं। बिल्कुल सही कहा, हिंदी में भी उर्दू के शब्द होते हैं, इसी तरह से शायरी में भी थोड़े बहुत हिंदी के शब्द होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो कविताओं में प्रमुखता हिंदी भाषा की, शायरी में प्रमुखता उर्दू भाषा की। इतना अंतर समझ गए आप? तो त्रिलोचन क्या है? कवि। और बहुत से, मतलब कुछ ऐसे कवि हैं हिंदी साहित्य में जिनका हिंदी, संस्कृत और उर्दू भाषा पर समान अधिकार है। अन्यथा उर्दू हंसी खेल नहीं है सीखना बेटा। उर्दू, अभी मैंने आपको यह भी बताया था ना, नुक्ता कैसे गा से गा बन जाता है, कैसे ये गा है, ये गा है, ठीक है, ये ख है, ये खा है, ठीक, ये जा है, ये जा है, ये उर्दू की शब्दावली है।
ये हिंदी है। उर्दू के शब्दों का उच्चारण करने के लिए बहुत ही मतलब कह सकते हैं ये पारखी परख परख के बहुत ही बारीकी से इसका अध्ययन किया जाता है, और इसका उच्चारण जिसको आ गया समझ लीजिए वो शायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो त्रिलोचन कवि जो हैं हिंदी उर्दू पर उनका समान अधिकार रहा है। उन्होंने मिर्जा गालिब पर रचनाएं लिख दी। अगला है त्रिलोचन खालिस्तान काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। कौन सी काव्यधारा के? पहला है आदिकाल, दूसरा है प्रगतिवाद या प्रगतिशील, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। त्रिलोचन किस कवि काव्यधारा के हैं? आदिकाल, प्रगतिवाद या प्रगतिशील, रीतिकाल या इनमें से कोई नहीं। आदिकाल क्या कहा जाता है जिसको? वीरगाथा काल, भक्ति काल, या फिर वे थे प्रगतिवाद। छायावाद भी है, या छायावाद होता तो उसमें भी आपको कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन मैंने बार बार बताया था प्रीवियस वीडियो में, कवि त्रिलोचन जी छायावाद के बाद जो काल आया हिंदी साहित्य में वो था प्रगतिवाद, और कवि त्रिलोचन जी प्रगतिवाद काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, प्रगतिवाद। और इसके बाद फिर नई कविता की शुरुआत होती है। नई कविता मतलब नई कविता भी एक युग है जिसमें अलग तरह की कविताओं की रचना होती है। इससे पहले था छायावाद। ठीक है, तो कवि त्रिलोचन प्रगतिवाद काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। गालिब कैसी प्रकृति के व्यक्ति थे? प्रकृति, स्वभाव, कैसा स्वभाव था उनका? नेचर जिसको कहते हैं। अब देखो बेटा, यहां प्रकृति अंग्रेजी में जिसको नेचर कहते हैं, ठीक है, और नेचर तो इसी तरह से मनुष्य की प्रकृति या नेचर, बात तो वही है, जिसको स्वभाव भी कहते हैं। तो अब यहां पर गालिब कैसी प्रकृति के व्यक्ति थे? पहला आजाद प्रकृति, दूसरा खुदरती प्रकृति, तीसरा स्वभाव प्रकृति, या चौथा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई तो है, लेकिन ये और ये तो नहीं है, क्योंकि गालिब थे आजाद प्रकृति के, और आजाद प्रकृति के व्यक्ति होना हर किसी के बस की बात नहीं है बच्चे। आजाद होने के लिए सच बोल देते हैं, किसी को भला लगे बुरा लगे नो परवाह, लेकिन किस आधार पर? देखिए, हमने पढ़ा था उनकी रचना, जो अभी हमने त्रिलोचन जी की कविता पढ़ी, उसमें त्रिलोचन जी ने स्पष्ट किया है कि गालिब ने आर्थिक तंगी भी खूब भोगी है। साथ ही साथ ना उनके कोई आगे था, ना उनके कोई पीछे था, ना उनकी कोई कमजोरी थी, तो हर एक बात को डंके की चोट पर कहते थे। अच्छा लगे सुन लो, बुरा लगे मत सुनो, लेकिन कहेंगे तो सत्य। तो यहां पर गालिब कह सकते हैं हम आजाद प्रकृति के थे। किसी की रोक टोक ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, और किसी तरह से किसी की बंदिश में काम नहीं करते थे। ठीक है, तो गालिब कैसी प्रकृति के थे बच्चों? आजाद प्रकृति। अपने बाद की कविता पर त्रिलोचन का खालिस्तान है, उनके विशेष महत्व का प्रमाण है। पहला कृतिशील प्रभाव, दूसरा रचनात्मक प्रभाव, तीसरा सृजनशील प्रभाव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अपने बाद की कविता पर त्रिलोचन का किस तरह का प्रभाव था? कृतिशील, रचनात्मक, सृजनशील, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, कृतिशील कुछ नहीं है और इनमें से कोई नहीं भी नहीं है। अब आते हैं हम रचनात्मक या सृजनात्मक की ओर। तो अपने बाद की कविता पर त्रिलोचन का क्या प्रमाणित किया जाता है? रचनात्मकता या सृजनशीलता? तो रचनात्मकता, क्रिएटिविटी,
उनकी रचनाओं में रचनात्मकता मिलती है, एक नयापन मिलता है, एक अनूठा संगम मिलता है जो सीधे दिल तक जाता है। श्रोताओं के सीधे दिल तक पहुंचती है उनकी रचनाएं और अपने आप को उसमें खोया हुआ पाता है हर एक व्यक्ति। जब भी त्रिलोचन जी की रचनाएं हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम भी उसी के हिस्सा हैं। ठीक है, ऐसा लगता है। प्रस्तुत सोनेट उनके प्रसिद्ध संकलन किससे? वितान, आरोह, दिगंत या इनमें से कोई नहीं। अरे भाई, आपको आपकी बुक का याद तो है ना नाम, आपकी पाठ्य पुस्तक है दिगंत, तो बस ये त्रिलोचन जी की ही है। प्रस्तुत सोनेट उनके प्रसिद्ध संकलन दिगंत में संकलित है, गालिब। ठीक है, दिगंत। अब हम चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, धन धान में कौन सा समास है? समास कौन सा है? धन धान में कौन सा समास है? पहला द्विगु समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा कर्मधारय समास, या चौथा इनमें से कोई नहीं। द्विगु, यदि बात करें हम द्विगु समास की, द्विगु समास की यदि हम बात करें तो द्विगु समास में तो पूर्व पद संख्यावाचक होता है। पूर्व पद संख्यावाचक, पूर्व पद होता है संख्यावाचक। द्वंद्व समास की यदि हम बात करें, द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास नाम में ही लग रहा है द्वंद्व। जब द्वंद्व युद्ध छिड़ता है तो कोई भी, चाहे ए हो चाहे बी हो, दोनों ही अपनी अपनी शक्ति पूर्ण रूप से लगाते हैं और विजेता बनने की कोशिश करते हैं। तो द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान, कोई पद ना छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई कम ना कोई ज्यादा, तो दोनों पद प्रधान, जहां किसी को कम या ज्यादा समझने की हम भूल नहीं कर सकते। जैसे दाल चावल, दादा दादी, खाना पीना, है ना, आना जाना, रात दिन, धन धान, ये सब आ जाएंगे द्वंद्व समास में। देखो क्या दिया है, धन धान में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। क्योंकि द्विगु समास जो है उसमें पूर्व पद होता है संख्यावाचक। जैसे यदि हम बात करें सप्ताह, सप्ताह, तो सप्ताह में 7 दिन है, सप्ताह मतलब 7 दिनों का। ठीक है, तो 7 हो गए। दशानन, 10 है, आनन जिसके 10 आ गई संख्या। पंचवटी 5 वटों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह। तो यहां पर त्रिशूल या तिरंगा, जहां पर पूर्व पद संख्यावाचक होता है वो द्विगु समास, जहां पर दोनों पद इक्वल बराबर होते हैं वहां द्वंद्व समास। तो अब धन धान में कौन सा समास होगा बेटा? द्वंद्व समास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सत्य बोलता था जब जब मुंह खोल रहे थे, इस वाक्य में कर्ता कौन है? सत्य बोलता था जब जब मुंह खोल रहे थे। अच्छा, ओके। इस वाक्य में कर्ता कौन है? किसी का नाम नहीं दिया है, किसी संज्ञा सर्वनाम भी नहीं दिया है। अब क्या करोगे, कैसे पहचानोगे कि इसमें कर्ता कौन है? सत्य, मुंह और बोलता, कर्ता को कैसे पहचानोगे? सत्य बोलता था जब जब मुंह खोल रहे थे, कर्ता। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। मैंने कहा था ना हम इजी टू टफ चल रहे हैं। अब ऐसा प्रश्न आ गया है जिसे बिना सोचे समझे तो उत्तर दे नहीं सकते। जो उत्तर दे दे और उसका उत्तर यदि सही होना तो बिल्कुल पूरा सेंटेंस लिखना कि मैडम मेरा उत्तर सही था और किस आधार पर आपने कहा यह भी आप बताएंगे। तो ये है सत्य बोलता था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अक्षर शब्द के प्रयोग में कौन सा अलंकार है? अक्षर। अब अक्षर, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि अक्षर का अर्थ क्या होता है। अक्षर विष्णु जो
अक्षर शब्द के कई अर्थ होते हैं, इसका मतलब कि इसमें चलो अब हम चलते हैं ये बताने के लिए कि जिसने भी बड़े ध्यानपूर्वक ये सब प्रश्न देखे, उनके उत्तर दिए हैं, कमेंट सेक्शन में सही उत्तरों को चुना है, उनके लिए जोरदार तालियां। तो प्यारे बच्चों, बने रहना है आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मेरे साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।